देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वीं बार देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में मोदी कोरोना वायरस के लगातार फैलने और लॉकडाउन पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो गई है। हर रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं और सरकार ने भी इससे निपटने के लिए कमर कस ली है। अब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। ये बैठक दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि देश में 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसके बाद ही इसे बढ़ाने या ना बढ़ाने के बारे में फैसला लिया जाएगा। ये 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर चुके हैं। 11 मई को फिर बात करेंगे। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना को हराया जा सकता है। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आपको बता दें कि कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य जोर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर रहेगा। इससे पहले सरकार ने लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही लॉकडाउन में काफी ढील भी दी थी। देश में शराब की बिक्री की इजाजत दी गई, जिसके बाद कई राज्यों ने करोड़ों की कमाई करना शुरू कर दिया। ऐसे में लॉकडाउन खत्म करना है या नहीं, ये फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा। और लॉकडाउन के बीच राजस्थान से एक बेहद शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां वर्दी वालों ने कड़ी धूप में महिला मजदूरों से उठक बैठक कराई। डोगरी नीचे बैठ पूरी कोरोना काल में क्रूरता का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तब ये तस्वीर उसमें सबसे ऊपर रखी जाएगी। पूरी बेटन फिर उठनो है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करने का दावा करने वाले राजस्थान पुलिस की करतूत अभद्रता की सारी हदें पार कर रही है। डोगरी नीचे बैठ पूरी बेटन फिर उठनो है। अब आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताते हैं। कोरोना की वजह से सारा देश लॉकडाउन है, मजदूरों को खाने की समस्या होने लगी है, तो महिलाओं का ये दल भी रोटी के जुगाड़ में निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही महिलाएं बाहर निकली, उन्हें राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया और सजा के नाम पर उनसे उठक बैठक कराई। नीचे बैठ डोगरी नीचे बैठ पूरी चिलचिलाती धूप और तेज हवा में इन महिलाओं को उठक बैठक करनी पड़ी। पूरी बेटन फिर उठनो है। महिलाओं से बदसलूकी का ये वीडियो सामने आने के बाद भी राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि मजदूरों को खाने पीने की समस्या होने लगी है, लिहाजा वो रोटी की तलाश में घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस का ये व्यवहार किसी भी हाल में कबूल करने के लायक नहीं। पूरी बेटन फिर उठनो है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन पुलिसकर्मियों की हरकत पर संज्ञान लेगी और इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेगी। नीचे बैठ डोगरी नीचे बैठ पूरी। आमतौर पर दो पक्ष और गुटों में झगड़ा होता है, लेकिन कोरोना काल ने वो दिन भी दिखा दिया जहां 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। देखिए क्या है माजरा। लॉकडाउन में अब तक 2 पक्षों में लड़ाई, मारपीट और झगड़े की बहुत खबरें देखी और सुनी होगी, लेकिन अब जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। लॉकडाउन का तनाव इतना बढ़ा कि 2 राज्यों की पुलिस ही आपस में भिड़ गई और जमकर मारपीट। यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस के जवान प्रवासी मजदूरों को लेकर आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें मथुरा के राजस्थान बॉर्डर से आई। खबर है कि यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस तनाव के हालात तब बने जब राजस्थान की ओर से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की सीमा से मजदूरों को दाखिल कराया जा रहा था। नियमों को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस भिड़ गई। इसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए। आपस में कुछ विवाद था
कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योगनगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी। दरअसल 2 दिन पहले से दोनों राज्यों के मजदूर एक दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे थे। 20,000 मजदूरों में से 15,000 मजदूर उनके घर तक पहुंचा दिए गए। एक दिन पहले ये बंद हो गया। इसके बाद यूपी पुलिस का राजस्थान पुलिस से विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक आ गई। हमने बैठ के बात कर ली है और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच। फिलहाल पुलिस कह रही है कि अब कोई विवाद नहीं और मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन 2 राज्यों की पुलिस में मारपीट बेहद शर्मनाक है। उधर लॉकडाउन के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह समाज कानून को हाथ में ले रहा है और खुद फैसला भी कर रहा है। इनकी आंखों में आंसू, इनके चेहरे पर डर है, इनके जहन में पिटाई का खौफ है, इनके जिस्म पर लातों थप्पड़ों की मार के निशान है। इन्होंने अपराध किया था, लॉकडाउन में बहुत बड़ी गलती की थी, लोगों के मोबाइल चोरी कर रहे थे। इन्हें इनके अपराध की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन भीड़ का इंसाफ देखिए। इन दोनों नाबालिग आरोपियों को भीड़ ने खंबे से बांध दिया, एक के कपड़े भी उतार दिए। इनके साथ जमकर मारपीट की गई। अगर इन नाबालिग लड़कों ने चोरी की है तो भीड़ के इंसाफ को भी कहीं से जायज ठहराया नहीं जा सकता। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बर्धमान से आई हैं। यहाँ मोहिशीला बाजार में पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी। लोग खरीदारी करने घरों से निकलते थे और बिना मोबाइल के घर लौटते थे, क्योंकि ऐसे चोरों के गैंग की उन पर नजर थी। वो उनका मोबाइल चोरी कर रहे थे, लेकिन एक दिन पहले ये पकड़ लिए गए। बस फिर क्या था, ये भीड़ खुद ही अदालत बन गई और नाबालिग आरोपियों के लिए सजा मुकर्रर कर दी गई। गुस्से में भीड़ ने इन दोनों नाबालिग लड़कों की खूब पिटाई की, लात घूंसे, जूते, चप्पल सब बरसाए। इसके बाद दोनों आरोपियों को खंबे से बांध दिया, एक के कपड़े तक फाड़ दिए गए। घंटों तक ये दोनों नाबालिग लड़के खंबे से ऐसे ही बंधे रहे। वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अपना गुनाह खुद कबूल कर रहे थे। लेकिन भीड़ का ये कैसा इंसाफ? क्या इस भीड़ के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए इस भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया, पर्सनल डिस्टेंसिंग का मौखौल उड़ाया, बस नाबालिग आरोपियों पर अपना गुस्सा उतार डाला। पुलिस दोनों नाबालिग आरोपियों को लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अगर ये लड़के मोबाइल चोरी के आरोपी हैं, तो ये भीड़ भी कानून हाथ लेने और लॉकडाउन के उल्लंघन की गुनहगार है। उधर लोगों को लॉकडाउन पालन करने का सबक सिखाने पहुंची एक शराबी सब इंस्पेक्टर की लोगों ने पिटाई कर दी। इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन तोड़ने और पुलिस पर हाथ उठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। भी रखिए आपने, आप दारू पी के गाली कैसे बक रहा हो? रखिए आपने, सुनो वीडियो बनाओ। यह रतलाम के स्टेशन रोड थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर जयराम जामू। इन्हें खबर मिली थी कि रतलाम के एक इलाके में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर भीड़ लगाकर खड़े। ये अपने साथी के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन शराब के नशे में धुत होकर लोगों ने इनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज की। लेकिन लोग यहीं पर नहीं रुके। जैसे ही ये सब इंस्पेक्टर बाइक के साथ पहुंचे थे, दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने मिलकर इन्हें घेर लिया और इनकी जमकर पिटाई कर दी। इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि 2 पुलिस वाले बाइक से पहुंचते हैं और तभी वहां मौजूद भीड़ उन पर हमला कर देती है। रतलाम में शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे एसआई को निलंबित कर दिया गया है, जबकि इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। भी रखिए आपने, आप दारू पी के गाली कैसे बक रहा हो? इसमें मेडिकल कराया गया उनका। मेडिकल परीक्षण में पाया गया कि सब इंस्पेक्टर साहब भी शराब के नशे में थे, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। और जिन लोगों ने मारपीट किया उनको चिन्हित किया गया है। 7 लोगों को रात में गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। अभी और भी 4 लोग हैं जो गिरफ्तार किया जाना है। शराब के नशे में ड्यूटी करना अपराध है। आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन खाकी वर्दी के साथ लोगों ने जो सलूक किया है उसे भी कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। खाकी वर्दी वालों को तो सजा मिल गई है, लेकिन कानून तोड़ने वाले और कानून को हाथ में लेने वालों को भी पुलिस सबक सिखाएगी। उधर दिल्ली से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के अंबेडकर अस्पताल में नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गई और वो अस्पताल और सरकार पर बड़े सवाल उठा रही है।
हम दिल्ली गवर्नमेंट के अंबेडकर हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। हम सब पेशेंट की केयर करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज ये देखिए केजरीवाल जी ने हमें कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है। ये देखिए आप, यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना टॉयलेट है, कुछ नहीं है। ये देखिए मेरे साथ ही हमारे 2 स्टाफ और हैं। सुना आपने, ये दिल्ली के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल की हकीकत है। यह हकीकत है उस दिल्ली की जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं। इन नर्सों के मुताबिक मरीजों की सेवा करते करते ये कोरोना पॉजिटिव हो गए और इन्हें ना तो खाना मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पानी है। अस्पताल के नर्सों में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मेडिकल स्टाफ में काफी गुस्सा देखा गया। रोहिणी के सेक्टर 6 में मौजूद बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में दर्जनों की संख्या में विरोध कर रहे ये वो मेडिकल स्टाफ है जो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए। इनका आरोप है कि ये जब से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, यहाँ सुविधाओं के नाम पर सरकार के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। हम मूर्ख हैं। अच्छा, आपके कहने से हम मूर्ख हैं? तो हम मूर्ख हैं। डॉक्टर साहब मूर्ख नहीं है। अच्छे परिवार से हम मूर्ख नहीं है। वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ, तो एमडी क्या चीज है? हम एम्प्लॉय के लिए एमडी है, उसकी भी सेम गाइडलाइन है। कोई एमडी को अलग से नहीं है पैदा हुआ है। सारे सेवक है, जनता के सेवक है। आपको बता दें कि अंबेडकर अस्पताल में 85 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उधर दिल्ली में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा है, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली में कोरोना वायरस से होने वाली मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है या मौत की खबरों को छिपाने के लिए अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे हैं। सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन की ही बात करें तो यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 बताई गई, जबकि अस्पताल में 8 मई की सुबह 9 बजे तक 55 लोगों की मौत हो चुकी थी। लोकनायक अस्पताल में कोविड से मरने वालों की संख्या 5 बताई गई, जबकि 8 मई की सुबह 9 बजे तक यहां 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19 अप्रैल से लेकर 9 मई तक अस्पताल में 21 बार मेडिकल बुलेटिन जारी हो चुका है, लेकिन मौत की संख्या अभी भी 5 बताई जा रही है। लेकिन अस्पताल के बोर्ड पर 55 पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा दर्ज है। अस्पताल में कुल 2028 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 1352 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वर्तमान में 570 मरीज भर्ती। अब तक 139 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 55 मौत कोविड पॉजिटिव मरीजों की है। हालांकि इन आंकड़ों से परे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि किसी भी अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में होती है। देखो, दिल्ली शहर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि डेथ होने के बाद, डेथ तो सबको पता है ना, डेथ हुई है, घर वालों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसके लिए डेथ कमेटी होती है, सभी राज्यों में होती है, वो चेक करती है कि भाई ये इसके पैरामीटर्स जो थे ठीक हैं और इसके साथ सभी पेपर साथ में लगाए गए नहीं लगाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में मौत के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अब पूरी डिटेल सार्वजनिक करने का भरोसा दिया है। उधर लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु जारी है। अब तक कितने भारतीय अपने वतन वापस लौटे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वंदे भारत मिशन ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत दुनिया के बाकी देशों में फंसे करीब 14,200 भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। दुनिया के अलग अलग कोने से 6 बच्चों समेत 829 भारतीय विदेशों से अपने वतन लौट चुके हैं। मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर नौसेना का युद्धपोत INS जलाश्व कोची की राह पर है। हिंद महासागर में नौसेना ऑपरेशन समुद्र सेतु में जुटी है। वहीं इससे पहले देर रात कुवैत से हैदराबाद 163 भारतीयों को वापस लाया गया। इसके साथ ही एयर इंडिया से 181 भारतीयों को लेकर कुवैत से केरल पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में फंसे भारतीय वंदे भारत मिशन के तहत नई दिल्ली का रुख कर चुके हैं। आज 8 फ्लाइट विभिन्न देशों से भारतीयों को स्वदेश वापस लेकर पहुंचेंगी, जो लंदन, दोहा, सिंगापुर, रियाद, कुवैत और कोलालंपुर से आज रात तमाम भारतीयों को उनके देश की धरती तक पहुंचाएंगी। अपने तरह के सबसे बड़े ऑपरेशन के पहले सप्ताह में 12 देशों से 15,000 से ज़्यादा लोगों को भारत लाया जाएगा। इस मिशन में 64
उड़ानों और नौसेना के जंगी जहाज़ों से हजारों भारतीय स्वदेश वापस लौटेंगे। भारत सबसे पहले खाड़ी देशों में फंसे नागरिकों को स्वदेश वापस लाएगा। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने वैसे भी अन्य देशों से कहा है कि वो प्रतिबंध लगा देंगे और फिर कोई नागरिक वापस नहीं लौट पाएगा। ऐसी स्थिति में कोविड महामारी के बाद अपने नागरिकों को वहां से वापस लाने के लिए तत्काल सरकार ने कदम उठा लिए और वंदे भारत मिशन शुरू कर दिया। उधर कोरोना काल के बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल भी है, लिहाजा यहां लॉकडाउन के बावजूद बीजेपी सियासी दांवपेच में लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर राजनीति हो रही है। 30 अप्रैल के बाद से ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीडिया के सामने नहीं आई हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने ममता के खिलाफ एक कैंपेन की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है और उस कैंपेन का नाम दिया गया है भय पेचे ममता, जिसका मतलब है डर गई है ममता बनर्जी। इसका कारण यह है, गए 30 तारीख से ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई नहीं है। जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक शुरू हुआ है, ममता बनर्जी अकेली रास्ते में उतार के मीडिया के सामने आके पश्चिम बंगाल के लिए कोरोना वायरस के ये फाइट को सामने से लड़ती आई है। लेकिन अचानक 30 अप्रैल के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने आना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि उसका जो चीफ सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल सरकार के, राजीव सिन्हा, वो भी सामने नहीं आ रही है। अब होम सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय हर एक प्रेस मीट कर रहे हैं। बीजेपी का ये दावा है कि जब से ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल को लेकर कोरोना वायरस का पोल जब खोल चुका है, उसके बाद से ममता बनर्जी सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनका फेलियर सामने दिखाई दे रहा है। बीजेपी ये दावा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी लेड जो बीजेपी सरकार है वो सफल रहे हैं ममता बनर्जी का कोरोना वायरस को लेके ये जो तानाशाही है इसको सामने लाने में, और इसके चलते ममता बनर्जी मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। आखिरकार क्या ये सही वजह है या फिर और कोई वजह है ममता बनर्जी नहीं सामने आ रहे हैं मीडिया का, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच यही कैंपेन को आगे बढ़ाते ले हुए ये कह रहा है कि ममता बनर्जी सामने इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। और घाटी से आज क्या है कोरोना रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले सामने आने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में घाटी में कोरोना के 12 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 836 हो गई है। लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 महीने से जम्मू कश्मीर के लोग देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जिन्हें राज्य में लाने का अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के करीब 28,000 लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एंट्री करने से पहले लोगों की जांच की जाएगी। अगर बाहर से लौटे लोगों की जांच में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो ये घाटी में कोरोना संक्रमण के फैलने की बड़ी वजह बन सकती है और प्रशासन ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगा। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन 3.0 लगातार जारी है। साथ ही साथ इस कोरोना वायरस के संक्रमित मामले भी सामने आ रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो करीब जो है जम्मू कश्मीर में 12 मामले जो है सामने आए हैं, जिससे कुल मिलाकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या जो है 836 हो गई है। जबकि अगर हम जम्मू की बात करें तो वहाँ पे जो है 69 ऐसे मरीज़ हैं जो इस महामारी कोरोना वायरस से जो है संक्रमित है। बता दें आपको कि प्रशासन के काफ़ी प्रयास हैं कि कांटेक्ट चेन को रोका जाए, इस चेन को तोड़ा जाए। वहीं पे जो अभी बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी तक अगर हम जो राज्य प्रशासन की बात करें तो इस प्रशासन के अनुसार करीब 28,000 सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।